चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो थीसिस एवेल्यूएशन पैरामीटर्स हैं ये आपको मैंने बता दिया है कि टोटल 6 सेक्शन बनते हैं। टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, रिव्यू ऑफ लिटरेचर, मेथोडोलॉजी, एक्सपेक्टेड फाइंडिंग और बल्कि 7 बन रहे हैं रेफरेंसेस। तो इसमें हर सेक्शन के आगे कुछ फर्दर पॉइंट्स हैं। टाइटल के बारे में, टाइटल छोटा नहीं होना चाहिए, टाइटल बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, स्कोप इसमें मौजूद हो टाइटल के अंदर ही, जो आपका एक सेंटेंस का तकरीबन टाइटल होगा। फिर उसमें टेक्निक आपने कौन सी यूज़ करनी है और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। ठीक है, तो इन चीज़ों को डिटेल में भी हम डिस्कस करते हैं। मैं सिर्फ अभी आपको बाकी पॉइंट्स बता दूं। पहले एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या था। एब्स्ट्रैक्ट में है क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। क्लियर स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स। अब ये आपने चूंकि वो पढ़ा हुआ भी है रिसर्च मेथोडोलॉजी, तो लेकिन फिर भी मैं आपको ये चीज़ें इंशाल्लाह ताला अगर कोई डेफिशिएंसी भी होगी, डेफिनेटली मुझे आइडिया है, मैं आपको बताऊंगा भी। तीसरा क्या जी, नोवेल टेक्निक और मेथड। फोर्थ पॉइंट क्या है, एविडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है परफॉर्मेंस, कंपैरिजन एंड फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। तो उसके बाद आ गया इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू प्रॉब्लम। उसके बाद है मोटिवेशन। उसके बाद है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है रिसर्च क्वेश्चन। रिसर्च क्वेश्चन, और इसमें क्वेश्चन में कह रहे हैं जी मिनिमम 3 फॉर PhD एंड 1 फॉर MS और MSc। ठीक है जी। उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव है, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं। ये भी वही मिनिमम 3 फॉर PhD एंड 1 फॉर MS और MSc। मैपिंग बिटवीन प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। प्रॉब्लम स्टेटमेंट, क्वेश्चन एंड ऑब्जेक्टिव। ये कुछ चीज़ें आपने मेथोडोलॉजी में पढ़ी हैं, इससे रेलिवेंट या क्या क्या पढ़ा था मेथोडोलॉजी में, कंट्रीब्यूशन और स्कोप ऑफ रिसर्च। जी बेटा, अच्छा जी, ये चीज़ें हो गई आपकी इंट्रोडक्शन में। और मार्जिन थोड़े इसके इंक्रीज कर लेते हैं ताकि उसके बाद आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर है। कोई इन पॉइंट्स की समझ थोड़ी बहुत आ रही है या नहीं आ रही? थोड़ी बहुत आ रही है। ये तो पॉइंट्स है जो उसने
बेटा मैं बताता हूँ, असल में होता ये है कि जो आप रिसर्च में जो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ना, तो उसके बारे में कोई क्वेश्चन हम बनाते हैं, खुद से फार्मूलेट करते हैं कि क्या ये रिसर्च ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेगी, उसको रिसर्च क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन वाले में ही आ जाएंगी चीजें। आप यानी कि आप बिल्कुल सिंपल सा आपको बताता हूं कि जो टाइटल है वो तो आपकी ये क्वालिटी है ना, ये तो 5 चीजें आपकी टाइटल में पाई जानी चाहिए। क्वालिटेटिव में तो कोई सेक्शन बनेगा नहीं, टाइटल आपका टू शॉर्ट होना चाहिए, तो कोई इसका कोई फर्दर हेडिंग तो नहीं ना बनेगी। टू लॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसमें स्कोप आए, स्कोप से मुराद ये है कि आपके रिसर्च में क्या चीज़ शामिल है, क्या चीज़ शामिल नहीं है, और इसने क्या हमें बेनिफिट देना है। टेक्निक, आपने कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, जैसे कईयों ने क्वेश्चनरी और फीडबैक लिया हुआ है, तो इस तरह से कोई टेक्निक आप उसमें, और एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च आपकी क्या है। जैसे आपका है कि आप साइबर क्राइम से वो कंपैरिजन अगर करना है, तो वो क्यों करना है कि जी आप टू प्रोवाइड अवेयरनेस, या कुछ और उसमें ऐड कर रहे हैं कोई ऐसी जिसमें एप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट आए कि आपकी रिसर्च कहाँ पर अप्लाई हो रही है। तो अदरवाइज एब्स्ट्रैक्ट में डेफिनेटली यहाँ पर भी हेडिंग्स आपकी नहीं बनेंगी एब्स्ट्रैक्ट में, लेकिन वो आपने उसके बारे में कोई एक एक दो दो सेंटेंस लिख देने हैं। किसके बारे में, कि आपका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस क्लियर हो, ऑब्जेक्टिव एंड आउटकम्स उसमें आप बता दें कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव और आउटकम क्या है, ठीक है। और उसमें जो नॉवेल टेक्निक और मेथड आपने यूज किया है वो आपने उसमें बता देना है। तो इस तरह से जो इंट्रोडक्शन है इसमें तो आप यूं कर सकते हैं कि आपके कोई, जैसे ये रिसर्च क्वेश्चन है, एविडेंस क्या, ये वाले पॉइंट कौन से हैं? एविडेंस ऑफ द एक्सपीरियंस के, जिस तरह से हम किसी के साथ कोई अगर इनका है साइबर क्राइम का, तो कोई आप ऐसा इवेंट उसमें इंक्लूड कर दें कि फलां कोई ऐसा फ्रॉड हो गया था, और वहाँ से ये आइडिया होगा कि जी ये जो साइबर लॉ है उसके बारे में पता होना चाहिए सबको। तो आपका कोई ना कोई एक्सपीरियंस उस रेलिवेंट प्रॉब्लम के बारे में जो उसकी वजह से कोई डैमेज हुआ हो, ठीक है, तो वो हमने कोई एक्सपीरियंस ऐड कर देना है कि ये हमारे इस प्रॉब्लम, इस रिसर्च में ये एक एक्सपेरिमेंटल एक इशू आया था, प्रैक्टिकल कोई इशू आया था। तो इस तरह की चीज़ें उसमें आप करेंगे। बाहर इसको मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपको फर्दर यानी कि ये गाइड करता हूँ। लिटरेचर रिव्यू आपका रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम होना चाहिए, मतलब अगर जो भी आपकी फील्ड है, अगर किसी का ऑनलाइन जो है वो टीचिंग है ड्यू टू कोविड, तो उसी से रेलिवेंट हो, ये ना हो कि आप उसमें कुछ और आपने डाला हुआ है। इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूसिव एंड कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके बाद है द लिटरेचर रिव्यूज क्रिटिकली रिटन और बैलेंस्ड। क्रिटिकली से मुराद ये होता है कि अब जो भी आपने लिटरेचर रिव्यू लिख रहे हैं उसमें डिफरेंट ऑथर्स का के बारे में आप लिखेंगे ना, उनकी रिसर्च, तो उसमें कुछ बेटर होंगी, कुछ ज़्यादा बेटर होंगी, कुछ किसी रिसर्च में कोई, किसी टेक्निक में कोई डेफिशिएंसी भी होगी, आपने उसको भी एनालाइज करना है, क्रिटिकली देखना है कि ये टेक्निक अच्छी थी, ये उससे अच्छी है, ये थोड़ी इसमें डेफिशिएंसी है। क्रिटिकली आपने उसको रिटर्न राइट करेंगे, और बैलेंस्ड, और साथ बैलेंस्ड, बैलेंस से मुराद यह है कि बिल्कुल ही एक तरफ झुकाव नहीं होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है आपका क्रिटिकल और सिस्टमैटिक रिव्यू। सिस्टमैटिक से मुराद ये होती है कि आपने किसी भी प्रॉब्लम का पहले सबसे मेन चीज़ को डिस्कस करना है, फिर उसके अंदर थारोली, फिर उससे फॉरवर्ड। जैसे अगर आपका साइबर है तो उसको पहले साइबर को करेंगे, फिर उसके बाद आपने पाकिस्तान इंडिया का करना है, फिर पाकिस्तान इंडिया की उसकी जो चीज़ें आपने कंपेयर करनी है। अगर किसी का कोई और टॉपिक है तो उसमें भी आप सिस्टमैटिक करेंगे। Summary of the literature review is presented using tables, graphs, taxonomy, mind map.
presented using tables, graphs, taxonomy और mind map. Sixth, the literature review should be from last 5 years. इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है? इम्पैक्ट फैक्टर क्या असर मतलब? बेटा जो जर्नल्स होते हैं ना, जर्नल पेपर, आपको मैंने बताया था जर्नल क्या होता है जी, वो एक ऐसा रसाला होता है बिल्कुल सादा से अल्फाज में जो कि रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करता है, ठीक है। डिफरेंट ऑथर्स उस जर्नल को अपने आर्टिकल सबमिट करते हैं, वो उसको छानबीन करके उसको एनालिटिकली देख के फिर पब्लिश करता है। तो उन जो जर्नल्स हैं उनका एक इम्पैक्ट फैक्टर होता है नंबर्स में, ठीक है। कई जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर 1, 2, कईयों का 50, 60 तक भी जाता है। वो उनकी रेटिंग होती है, जितनी रेटिंग ज्यादा होगी, जितना इम्पैक्ट फैक्टर ज्यादा होगा, उतना जर्नल रिलायबल कंसिडर होगा। सॉरी, जिस तरह देखें ड्रामा के राइटर्स की बात नहीं मैं कर रहा, या वो वालेकुम सलाम, मैं आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ। फर्ज करें आप किसी भी गुजर जाए आगे, कहीं पे भी पोजीशंस बनती हैं, आपके रिजल्ट आते हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट आता है तो आपके मार्क्स होते हैं। मार्क्स कैलकुलेट करने के बाद आपका जीपीए सीजीपीए बनाने के बाद जिसका सीजीपीए सबसे ज्यादा होगा वो टॉपर होगा। तो इसी तरह से वहां पर सीजीपीए की बजाय इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसकी कैलकुलेशन के बकायदा फार्मूला होता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि आपने वो लिटरेचर रिव्यू में रिसर्च पेपर ऐड करने हैं जो कि इम्पैक्ट फैक्टर वाले हो, जिनका इम्पैक्ट फैक्टर हो। इसके बारे में मजीद डिटेल में बात करते हैं, अभी मैं सिर्फ ये कुछ पॉइंट्स लिख लूं। अच्छा जी, इम्पैक्ट फैक्टर हो गया। उसके बाद आ गया मेथोडोलॉजी। मेथोडोलॉजी में भी इसके 6 पॉइंट्स हैं। प्रपोज्ड मेथोडोलॉजिकल डायग्राम ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज प्रेजेंटेड। ये मैं डायग्राम कोई आपको कोई रीजनेबल ना कोई बना कोई एक आध मेरे पास पड़ा है, वो मैं आपको दिखाता भी हूं। उसमें डायग्राम कुछ चीजें दिखाऊंगा। प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी डायग्राम ऑफ गिवन प्रॉब्लम इज, आप जब जिन्होंने किसी से बनवाया ना, आप जब उनको ये पॉइंट्स दिखाएंगे ना, वो भाग जाएंगे, वो कहेंगे आप ही करो। एक्सप्लेन डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी इन डायग्राम। डिफरेंट फेजेस ऑफ प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी, और जिन्होंने खुद बनाया है वो मेरे ख्याल में अच्छे रहेंगे। इन डायग्राम एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन। डिटेल डिस्क्रिप्शन इज प्रेजेंटेड। जी बेटा, जी बेटा। नहीं, कोई भी नहीं बताइए। मतलब कोई लिमिट नहीं है, हमारी एक्सीड भी कर सकती है और कम भी हो सकती है। जी जी, डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ योर रिसर्च। तीसरा आ गया जी, डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ईच फेज।
Fourth one, source and destination of the data input and output from different sources. Source and destination of different of the data. ये सब पॉइंट्स मैंने कल में बताया, जी जी, तो ये अपना अपडेट क्यों नहीं करते सिस्टम को? बेटा कल आप उनको कहते हैं, आप कितने माशाल्लाह सर मेरी बारी। वो तरीकाकार नहीं है कि ऐसे कोई ऐसी गलत बात ना हो जाए। तो कुछ चीज़ें आपने भी मैथडोलॉजी में पढ़ी हैं, कुछ मैं इसको मजीद खुद भी देख के ना, तो आपको मैं इसके बारे में कोई लेक्चर एक आध कोई और हम रख लेंगे या फिर कोई ना कोई मैकेनिज्म बना लेंगे, लेकिन आप इसको ये डॉक्यूमेंट में आपको आज दे देता हूँ। एक्सपेक्टेड फाइंडिंग में है एग्जिस्टिंग स्टडी इज इम्प्लीमेंटेड और एग्जीक्यूटेड। तो डेफिनेटली आपका इम्प्लीमेंट तो नहीं होना, ठीक है, क्योंकि आपका वो लेवल नहीं है। अदरवाइज क्या होता है जी, अदरवाइज ये होता है कि कहीं ना कहीं उसकी कोई ना कोई ऐप बना दें, कहीं उसको इम्प्लीमेंट कर दें, उसको वेरीफाई करना होता है कि हमने ये जो प्रॉब्लम एक उठाई है, ये प्रॉब्लम जो हमने जिसके ऊपर रिसर्च की है, तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हमने करके दिखाई है छोटे से पैमाने पे। जी बेटा, सिमुलेशन, वो सिमुलेशन भी हो सकती है, वो कोई केस स्टडी भी हो सकती है, वो कोई ऐप बना सकते हैं, कोई वेबसाइट बना सकते हैं, कहीं पे उसकी कोई एप्लीकेशन कर सकते हैं। सिमुलेशन भी एक उसका तरीका हो सकता है। जैसे हमारा सिक्योरिटी के ऊपर एल्गोज है, तो अगर हनी एन्क्रिप्शन मेरा आईडी है तो उसकी मैं सिमुलेशन कर सकते हैं आप, क्योंकि जाहिर बात है आप पूरा नेटवर्क तो नहीं ना बनाएंगे, उस पर तो जाहिर बात है एक्सपेंस ज्यादा आना है, तो आप सिमुलेट कर देंगे। सिमुलेशन भी एक तरीका है अपनी रिसर्च फाइंडिंग्स को जस्टिफाई करने का। वो बेटा देख लेंगे बाद में। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपका जो है ना, आपने उसको अगर कर दें, सिमुलेशन कर दें या कुछ और इम्प्लीमेंट कर दें तो बेटर है, अगर ना करें तो आपके लेवल पे इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन ये लिस्ट सारी इसके अकॉर्डिंग कुछ चीजें बना लें, ठीक है। चूंकि आप ये देख लें यहाँ पर उन्होंने पीछे जो आपका इंट्रोडक्शन है वहां पर स्पेसिफिकली आपको समझ आ रही है, रिसर्च क्वेश्चन मिनिमम 3 फॉर पीएचडी। यहाँ पर तो उन्होंने बता दिया कि पीएचडी के लिए 3 है और एमएस या एमएससी के लिए 1 है, लेकिन आगे कहीं पे नहीं बताया कि पीएचडी का क्या है। और ये जनरल है, ये पीएचडी लेवल का है, ठीक है, लेकिन आपको बेनिफिट ये होगा कि आपको कम से कम पता तो चलेगा ना चीजों का कि रिसर्च में किस किस पैटर्न पे, किन पैरामीटर्स पे वो वैल्यूएशन होती है। चलें आगे, आपका है एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स में दूसरा पॉइंट है, द एक्सपेक्टेड की फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी आर वेरी क्लियरली स्टेटेड। क्लियरली उसको बताया गया हो। एक्सपेक्टेड की फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी से मुराद है आपकी रिसर्च, आर वेरी क्लियरली स्टेटेड। क्लियरली आपने बताया हो कि ये फाइंडिंग्स हैं हमारी रिसर्च की। द एक्सपेक्टेड फाइंडिंग्स आर हाईली कंसिस्टेंट विद द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी, उसके अकॉर्डिंग होने चाहिए। ये ना हो कि आपने ऑब्जेक्टिव कुछ और बताए थे और अब फाइंडिंग्स आपकी कुछ और हैं। सर आप ये जितना भी बता रहे हैं आप थीसिस में अपना करना है, सिनॉप्सिस में नहीं ना करना। सिनॉप्सिस में तो लेकिन जो उन्होंने गाइडलाइंस दी थी उसमें तो इतना उन्होंने क्लियरली बताया था कि ऐसे ऐसे करना है। बेटा यही बात 2-3 दफा हो गई है, अब क्या करें, उनका हम क्या कर सकते हैं। ये इन्होंने इकरा ने एक सोल्यूशन दिया, खुद अब मोबाइल पकड़ के बैठ गई है, कहते हैं कोई उनको रोक ले, एक कॉलेज से बाहर निकलने कहीं रास्ते में रोक रहे हैं उनको। वो है उस एज में कि वो आगे से रजिस्ट नहीं कर सकते, वो कड़ा लड़ सकते हैं। उसके बाद रेफरेंसेस, सोर्सेज ऑफ रेफरेंसेस आर वेरी रिलायबल। रिलायबल से क्या मुराद है
कि वो आपके कोई जर्नल पेपर्स हों, वो कहीं नेट से आपने डाउनलोड किए हों, उसका आपके पास कोई रिलायबल सोर्स हो। ये ना हो कि किसी ने लोकल लिखी हुई है, नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो आपको बताया कि जर्नल सबसे रिलायबल पेपर होता है। उसके बाद कॉन्फ्रेंस पेपर, ट्रांजैक्शन पेपर, तो जर्नल आपको उसका उसका रिलायबल का मेजर जो पैरामीटर है वो इम्पैक्ट फैक्टर है। वेरी रिलायबल फ्रॉम वेरीफाइड जर्नल्स और ओरिजिनल सोर्सेज, ये देखें साथ बता भी दिया है, फ्रॉम वेरीफाइड जर्नल्स और ओरिजिनल सोर्सेज। उसके बाद सेकंड जो पैरामीटर है रेफरेंसेस का, ऑल सोर्सेज ऑफ साइटेशन आर स्टेटेड इन द टेक्स्ट एंड इन द लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस। तो ये टेक्स्ट में भी हो और रेफरेंसेस की लिस्ट में भी हो, आपका ये केस नहीं है। जैसे यही इनका आप नरगिस का देख लें थीसिस, टेक्स्ट में आपको रेफरेंसेस बहुत सारे मिलेंगे, एंड पे वो 5 या 6 हैं सिर्फ। वो कहाँ गए, तरीका मैं आपको बता देता हूं, उसके हिसाब से आपने अपने रेफरेंसेस सेट कर लेने हैं। क्या आप आउट गए? Citations are stated in the text. सर रेफरेंस के लिए विकिपीडिया का सोर्स दे सकते हैं, उसकी वेबसाइट के यहाँ पे जैसे किसी और सर्च क्रिएट होगा, वो रेफरेंस में नहीं आप दे सकते हैं। बेटा आमतौर पे जो है ना वो जो रिसर्च है ना उसमें वेबसाइट का सोर्स इतना ऑथेंटिक माना नहीं जाता, चल जाता है लेकिन इतना ऑथेंटिक नहीं माना जाता। बुक का माना जाता है, पाकिस्तानी बुक नहीं। References are written according to the prescribed format. फोर वन है compliance to the format of GCU's thesis. And the use of good and consistent writing style. Figures and tables from other sources are cited properly. Figures and tables from other sources. What does it mean? कि अगर आप कोई अपनी रिसर्च में कोई फिगर, कोई टेबल, कोई डायग्राम भी यूज करते हैं ना, वो आपने खुद नहीं बनाई। बनाने से मुराद ये नहीं कि देख के आप बना लें, वो भी आपने कहीं से ली है। अगर आप देख के खुद बना लें, उसका भी रेफरेंस देना है। ये नहीं है कि आपने खुद जनाब फोटोशॉप पे बना ली, कोरल ड्रा पे बना ली, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे बना ली, किसी और ऑनलाइन टूल को यूज करते हुए आपने बना ली, लेकिन मैं जी खुद बनाई है। नहीं, वो कहीं और पे प्रेजेंट हो चुकी है तो उसका आपने रेफरेंस देना है। तो फिर तो प्लेजरिज्म ज्यादा आएगी। नहीं बेटा, रेफरेंस से नहीं आता। मैं बताता हूँ आपको प्लेजरिज्म क्यों आती है। प्लेजरिज्म आती है जब आपके वर्ड्स मैच करते हैं। वर्ड्स तो आपके मैच नहीं होंगे ना, आपने सिर्फ उसका नाम लिख देना ऑथर का, उसका रेफरेंस देना है, ठीक है। आपने सारी वर्डिंग लिटरेचर सर्वे में ज्यादा आपका प्रीवियस वर्क आता है, इंट्रोडक्शन में कुछ चीजें आती हैं, वो बेटा सारा कुछ आपने खुद लिखना है। मैं आपको कहता हूँ, ये फर्ज करें आज ये हमारी डिस्कशन हुई है ना, मैं कहता हूँ कि जो कुछ आपने सीखा, सारे स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ जी सेपरेट हो जाएं, जो कुछ आज आपने सीखा वो लिखें, सारे लिख लें। आप सब में से किसी 2 स्टूडेंट्स का भी आपस में मिलता जुलता नहीं होगा, सबकी वर्डिंग डिफरेंट होगी, चाहे आइडिया कॉन्सेप्ट सबका सेम हो, सब ने सेम पॉइंट्स सेम बातें लिखी होगी, लेकिन वर्डिंग सबकी डिफरेंट होगी। प्लेजरिज्म में सिर्फ वर्डिंग देखी जाती है।
ठीक है। जो फिर आइडिया है वो फिर जो सुपरवाइजर होता है वो खुद देखता है कि ऐसा ना हो कि कोई और आइडिया पकड़ा है और वर्डिंग आपने लिख दी है, फिर वो उसके लिए सुपरवाइजर होता है। लेकिन जो सॉफ्टवेयर है टर्निटिन है वो सिर्फ और सिर्फ वर्डिंग चेक करता है। बात समझ आई? उसके बाद 6th पॉइंट है लिंक एंड क्रॉस रेफरेंसिंग इज प्रॉपरली इंप्लीमेंटेड। ठंड इतनी है, उंगलियां भी सही नहीं चल रही। उसके बाद 7th पॉइंट है प्लेजरिज्म रिपोर्ट एज पर HEC रूल। लें जी, ये बेटा आपके टोटल पॉइंट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट आपको सेंड कर देता हूं, ठीक है। तो अब आपने यूं करना है कि ये इस लिस्ट के मुताबिक अपना थीसिस बनाना है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि पहले 1-2 पॉइंट आपको यहां पर आप ना आए, मैं आपको वो थोड़ा सा उसके बारे में मजीद एलेबोरेट करके आपको डॉक्यूमेंट या चीजें प्रोवाइड कर दूं। अगर जरूरत पड़ी तो मंडे ट्यूसडे को हम कोई एक आध क्लास रख लेंगे और उसके बाद उसमें सारी चीजें इकट्ठी डिस्कस करके उसके बाद विद इन कपल ऑफ डेज यानी कि नेक्स्ट वीक में अगले फ्राइडे या सैटरडे को सर के मुताबिक, सर लुकमान साहब के मुताबिक हम उनको दोबारा बुला रहे हैं, ठीक है। कब बुला रहे हैं बेटा मोबाइल छोड़ दो तो फिर आपको समझ आ जाएगी। अगले हफ्ते सर कह रहे थे, उन्होंने ही डेट दी है कि 10 से पहले। उन्होंने कहा मैक्सिमम 10 दिन, इससे 10 दिन से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो अगले हफ्ते तक तो 9 दिन हो जाने हैं। हाँ जी, तो आज 1 दिन हो गया, कल 2 दिन हो जाने हैं, ठीक है। और अगले हफ्ते तक 9 दिन आपके पूरे हो जाने हैं। मंडे को 10 से बाहर हो जाना है काम, तो इसलिए नेक्स्ट सैटरडे तक सर का ख्याल था कि फ्राइडे सैटरडे को उनको बुला लें। उनके टाइम से लगेगा और क्या रात को कोई जाने वाला हाथ तक